वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर है ना, गुडविल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। पूरा सम स्टार्ट टू एंड जब आप देखोगे तो गुडविल है ही नहीं। तो क्या ऐसा सम पॉसिबल है कि जिसके अंदर गुडविल ना हो? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है और रियल लाइफ में भी ऐसा पॉसिबल है। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे पुराने पार्टनर्स गुडविल डिमांड करेंगे, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है। पुराने पार्टनर्स को चाहिए होगा तो गुडविल मांगेंगे, नहीं चाहिए होगा तो नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो अगर गुडविल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? गुडविल नहीं है तो उल्टा अपना बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। वो जो गुडविल की जनरल एंट्री है भूल जाने का, उसको बांटने की एंट्री भूल जाने का, कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होगा, सम निकल लेगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैंने गुडविल का अकाउंट ही नहीं बनाया, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है और एक छोटा सा कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है। जब क्वेश्चन में गुडविल ना हो तो गुडविल अकाउंट बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सम पे चलते हैं। मैं आप लोग के लिए एक बार सम रीड कर देता हूँ, उसके बाद में फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे। सम के अंदर गुडविल तो नहीं है लेकिन कुछ दूसरे एडजस्टमेंट है जो थोड़े से ट्रिकी है। अब देखो, एक 10 मार्क्स का सम जो होता है उसमें नॉर्मली गुडविल होना चाहिए था। अब गुडविल नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में कुछ ना कुछ तो वो लोग बढ़ाएंगे ना, तो वो लोग एडजस्टमेंट के साथ खेल रहे हैं। एंड एडजस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैं सॉल्व करूंगा आपको लगेगा कोई बड़ा एडजस्टमेंट नहीं था। ठीक है, वरुशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर इन द बिजनेस। वरुशाली एंड लीना को अंडरलाइन करके लिख दो ओल्ड पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब क्या है कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर है ना वो इक्वल है। तो वो जो इक्वल है उसको अंडरलाइन कर दो और वहां पे उसके ऊपर लिखना 1:1 और बाजू में लिख देना ओल्ड रेशियो। इक्वल का मतलब होता है एक हिस्सा अगर ये लेगा प्रॉफिट का तो एक हिस्सा प्रॉफिट का ये लेगा, बराबर बराबर। और वो हमारा ओल्ड रेशियो है। कौन सा रेशियो हुआ? हमारा ओल्ड रेशियो। तो वो इक्वल को अंडरलाइन करना, उसके ऊपर 1:1 लिखना और बाजू में ओल्ड रेशियो लिख देना। ठीक है, आगे चलते हैं। Their balance sheet as on 31st March 2018 is stood as under balance sheet है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व के साथ क्या करना होगा? तो एक सम पहला वाला जो सम था उसमें हमने डिटेल में सुना था कि जनरल रिजर्व क्या होता है। तो जनरल रिजर्व जो है वो प्रॉफिट में से निकाला हुआ पैसा है जो हमने साइड में निकाल करके रखा है फ्यूचर के लिए, कि अगर बिजनेस को बुरे दिन देखने पड़े तो हम लोग वो टाइम पे इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। ये जो जनरल रिजर्व है ये ओल्ड पार्टनर्स मेंटेन करते हैं। तो ये जनरल रिजर्व किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, और हमने नोट्स के अंदर लिखा था कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना होता है और वो तीनों का मतलब एक ही होता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। किसी को अगर वहां लिखना है तो जनरल रिजर्व के बाजू में लिख दो पीसी। पीसी पीसी स्टैंड फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। असेट साइड पे चलते हैं। कैश इन बैंक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, लेस आरडीडी। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो डेटर्स है वो 31,000, मतलब 31,000 रुपीज मिलना है, लेकिन बिजनेसमैन को पहले से डाउट है कि 1,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने आरडीडी क्रिएट की है और टोटल आउटर कॉलम में 30,000 दिख रहा है। बिल्डिंग, मशीन, बिल रिसीवेबल। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल के ऊपर पूरा एक चैप्टर आने वाला है। फिलहाल बिल्स पेएबल का मतलब होता है पैसा देना है, लायबिलिटी। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है पैसा लेना है, प्रॉपर्टी है, असेट है। आगे बढ़ते हैं। They decided to admit Aparna on 1st April। तो बैलेंस शीट जो है वो 1st अप्रैल की बनेगी। अब मशीनरी एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% आता है अपने को। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000 ये भी आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वरुशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ये वाला एडजस्टमेंट एकदम कंप्लीटली नया है।
Aparna should bring 60,000 as capital for her 1/4 share in future profit. कैपिटल ला रही है, इसकी भी एंट्री आती है। 1/4 शेयर को अंडरलाइन करके लिख दो न्यू पार्टनर शेयर। 1/4 शेयर को अंडरलाइन करके लिख दो न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। और लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4, वहां पे लिखा हुआ है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर बी एडजस्टेड इन द प्रपोर्शन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल अकाउंट को अंडा करो, एडजस्टेड वर्ड को अंडा कर दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अंडरलाइन करके एनपीएसआर लिख दो और बोलता है जो कुछ भी डिफरेंस आएगा ना बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। बाय ओपनिंग करंट अकाउंट का मतलब क्या कि वो जो अंडा आएगा ना, अंडे के सामने क्या लिख देंगे हम लोग, करंट अकाउंट। पहले सम में अंडे के सामने हमने लिखा था लोन, क्योंकि उसने बोला था थ्रू लोन अकाउंट। दूसरे वाले में उसने कैश बोला था तो हमने उसको कैश लिखा। तीसरे वाले में जो कल किए उसमें भी उसने लोन बोला था तो हमने फिर लोन लिखा। आज वो बोलता है कि करंट अकाउंट लिखो तो हम लोग करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो जब ये वाला एडजस्टमेंट आता है ना, कैपिटल अकाउंट भी एडजस्टेड, तो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से रीड करने का और क्वेश्चन की डिमांड को देखने का कि क्वेश्चन चाहता क्या है। वो जो एक्सेस मनी आएगा उसको कहां डाला जाए तो देखने का। तो वो कभी बोलेगा कैश अकाउंट, कभी बोलेगा लोन अकाउंट और कभी बोलेगा करंट अकाउंट। इन तीनों के अलावा कोई और सिनेरियो नहीं हो सकता है, मैक्सिमम ये है। लोन होगा तो बैलेंस शीट में डालेंगे, करंट अकाउंट आएगा तो भी बैलेंस शीट में डालेंगे, कैश आएगा तो उसका सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है इसमें। लास्ट में लिखता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। 1 2 3 ये 3 चीज उसने बनाने बोला है, वो हमारा वर्किंग नोट का पार्ट है। तो स्टार्ट करेंगे सम को। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1, मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मशीन की वैल्यू है 24,000, बिल्डिंग की वैल्यू है 55,000, दोनों को डेप्रिशिएट करते हैं। एक ही सेंटेंस में 2 एडजस्टमेंट बोल दिया है, एक एक करके लिखते हैं। मशीनरी का अमाउंट है 24,000, इसको डेप्रिशिएट कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 2400 आ जाएगा। आउटर कॉलम में 21,600। बिल्डिंग भी कर लेते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू है 55,000, इसके ऊपर भी 10% डेप्रिसिएशन, ये आएगा 5,500, बचेगा 49,500, ठीक है। इनका सेकंड इफेक्ट, मशीन की भी वैल्यू गिर गई, बिल्डिंग की भी वैल्यू गिर गई, नुकसान है, ठीक। और हमने पढ़ा था अगर लॉस होगा तो उसको रीवैल्यूएशन के डेबिट में डालेंगे और अगर गेन होगा तो उसको रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। कुछ लोग अगर भूल गए होंगे तो बता दो ये रूल आया कहां से था। ये रूल आया था नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर इसके अंदर कोई चीज डालनी है तो उसको इस रूल के हिसाब से डालना पड़ेगा। फायदा होगा क्रेडिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, फायदा होगा क्रेडिट में डालेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नुकसान होगा तो किधर पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है या फिर आपको याद नहीं है तो आप हर सम के ऊपर मार्जिन पे ये लिख लेने का, ठीक है। तो बार बार लिखने से अपने को प्रैक्टिस हो जाएगा, अपने को पता होगा कि लॉस होगा तो डेबिट करना है, फायदा होगा तो क्रेडिट करना है। इन दोनों सिनेरियो में लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो डेबिट में जाएंगे, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है उसका नाम लिख देंगे। पहला मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए का लॉस है, 2400 रुपए का लॉस है। दूसरा बिल्डिंग, इसमें कितने रुपए का लॉस है, 5,500। पहली लाइन का फर्स्ट वाला लाइन खत्म हो गया है।
उसी में फुल स्टॉप के बाद एक और सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, लिखता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000। आरडीडी डेटर्स पे होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। अगर आप लोग कल वाला सम, उससे पहले और उससे पहले वाला सम उठाओगे तो आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, उन सारे क्वेश्चंस के अंदर आरडीडी था लेकिन डेटर्स अकेला दिया हुआ था। यहां पे चेक करना, यहां पे ये वाले सम में बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दिया हुआ है 31,000 लेस आरडीडी पहले से दिया हुआ है 1,000 और आउटर कॉलम में 30,000। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए सर कि कोई ये टाइप का क्वेश्चन तो हमने नहीं किया था। हमने कौन सा क्वेश्चन किया है जहां पे डेटर्स अकेला था, यहां तो पहले ही आरडीडी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले आरडीडी दिया हुआ है तो हम लोग एडजस्टमेंट में पहले पढ़ लेते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है, एडजस्टमेंट डिमांड क्या कर रहा है अपने से। तो लिखता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000। आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। अब ये इंग्लिश वाला सेंटेंस है, मैं आप लोग से सवाल पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आरडीडी पहले से 1,000 रुपए है, ठीक है, क्वेश्चन में पहले से आरडीडी कितना रुपए है, 1,000 रुपए। एडजस्टमेंट ने बोला आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000, तो वो आपसे क्या चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि इस 1,000 को 5,000 बना दो या इस 1,000 में 5,000 प्लस कर दो और 6,000 बना दो। जो नवी आरडीडी होगी वो 5,000 रुपया होगी या वो 6,000 रुपया होगी, मेरा सवाल आप लोग से ये है। एक बार वो एडजस्टमेंट को रीड करो और मेरे को सोच समझ के बताना। हमारे पास पहले से 1,000 रुपया आरडीडी है और क्वेश्चन बोलता है आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000, मतलब आरडीडी को 5,000 बनाना है या आरडीडी को 5,000 से बढ़ाना है, ठीक है। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि आरडीडी शुड बी 5,000 और आरडीडी शुड बी 6,000। आरडीडी का आंसर 5,000 होगा या 6,000 होगा, मैं ये पूछ रहा हूं, सोच लो पहले, उसके बाद मैं फिर बताता हूं। अगर आपका आंसर 5,000 आया है तो आपका आंसर गलत है, सही आंसर 6,000 है। सेंटेंस पर जाओ, वो बोलना क्या चाह रहा है, वो बोलना ये चाह रहा है कि आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000। बाय ₹5,000 का मतलब है 5,000 से बढ़ा दो। तो सर अगर उसको 5,000 बनाने बोलना होता तो क्या सेंटेंस यूज करता, तो वो ऐसे बोलता आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू ₹5,000। अप टू का मतलब होता है यहां तक एंड इंक्रीज बाय का मतलब है इतने से। ये अकाउंट्स के अंदर आप लोग को सीखना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट आपको 13, 14, 15 के लेवल पे भी देखने को मिलेगा बार बार, जब वो आपको अप टू वर्ड यूज करेगा या वो वर्ड यूज करेगा बाय। जब वो बोलता है बाय, बाय का मतलब होता है इतने से बढ़ा दो, ठीक है, तो उतने से बढ़ाना पड़ेगा। अप टू बोलेगा मतलब वहां तक ले जाना पड़ेगा। तो हमारे सिनेरियो में उसने बोला है इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000, तो हम लोग इसको 5,000 से बढ़ा देंगे। तो सर ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। डेटर्स पहले से कितना है, 31,000 था सर, ठीक है। आरडीडी प्लस होगा माइनस होगा, तो आरडीडी लॉस होता है वो हमेशा माइनस होगा। आप क्वेश्चन में देखोगे तो उसने भी उसको लेस किया है, तो लेस आरडीडी और आरडीडी के बाजू में अमाउंट आएगा 6,000 इंक्रीज्ड बाय ₹5,000। तो एक था 5,000 से बढ़ाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 6,000। तो न्यू आरडीडी की वैल्यू है 6,000, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 25,000। फायदा हुआ लॉस हुआ, सर असेट गिर गया है मतलब लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे टू आरडीडी
अमाउंट, अमाउंट फटाफट सोचो, आरडीडी का अमाउंट कितना आएगा? 6,000 आएगा, 5,000 आएगा या 25,000 आएगा? ये एडजस्टमेंट नया है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे टाइप वाला एडजस्टमेंट हमने नहीं देखा था, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नहीं अरे यार ये क्या हो रहा है इसके साथ, एडजस्टमेंट के साथ तो कुछ भी होता जा रहा है, तो ना ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। एक बार आप ध्यान से समझ लोगे कि वो करना क्या चाह रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे बोला है तो इसको ऐसे करना है। तो मेरे को ये बताना कि आरडीडी यहाँ पे कितना रुपया रिकॉर्ड होगा? 5,000 रिकॉर्ड होगा, 6,000 रिकॉर्ड होगा, 25,000 रिकॉर्ड होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट? अब सुनो, जब भी ऐसा सिनेरियो फेस होता है ना कि पहले से क्वेश्चन में आरडीडी था, फिर तुमने भी आरडीडी को लिखा, तो फिर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, ध्यान से सुनना, बाद में आपको लॉजिक की बात कर लेंगे। शॉर्टकट ये है, डेटर्स का आउटर कॉलम वाला अमाउंट चेक कर लो, डेटर्स का आउटर कॉलम वाला अमाउंट चेक कर लो, 30,000, ठीक है। डेटर्स का आउटर कॉलम वाला अमाउंट कितना है? 25,000। कितने रुपए का लॉस हुआ है? 5,000। कितने रुपए का लॉस हुआ है? 5,000। तो यहाँ पे जो अमाउंट रिकॉर्ड होगा ना वो 5,000 रुपया होगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक, एडजस्टमेंट में कितना अमाउंट बोला था उसने? 5,000 बोला था, तो नुकसान कितने का हुआ है? 5,000। तो यहाँ पर आके 5,000 लिख देंगे। कुछ लोग शॉक में होंगे, सर ये क्या हो गया, यहाँ 6 है और यहाँ पे 5 क्यों? तो मैं आप लोग से बोलूंगा ये 6 नहीं है एक्चुअल में, 1,000 रुपया तो उसका ही कॉपी पेस्ट किए ना हमने। क्वेश्चन में देखो 1,000 रुपया तो पहले से लिखा हुआ था, हमने 1,000 एक्स्ट्रा नहीं डाला है, 1,000 तो था, हमने कितना एक्स्ट्रा डाला है? 5,000। तो एंट्री भी कितने किया है कि 5,000 किया है। समझ में आ रहा है? डबल इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि एक जगह आप जो अमाउंट रिकॉर्ड करते हो, सेम अमाउंट आप दूसरी जगह रिकॉर्ड करते हो, तभी जाकर के वो टैली होता है। आपने यहाँ पे 6 नहीं रिकॉर्ड किए, आपने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड किए। एक तो पहले से ही था ना, 1,000 तो क्वेश्चन में था ना पहले से, तो 1,000 पहले से था, 5,000 हमने डाला, तो टोटल 6 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में हमने कितना डाला है? 5। हमने कितने का इफेक्ट पास किया है? 5। तो उसका सेकंड इफेक्ट भी कितने का पड़ना चाहिए? 5। ये लॉजिक था। अगर किसी को ये लॉजिक नहीं समझ में आया तो वापस से शॉर्टकट पे आते हैं। जब भी आप ऐसा सिचुएशन फेस करेंगे, इस डेटर के आउटर कॉलम को कंपेयर करने का क्वेश्चन के डेटर्स के आउटर कॉलम से, ठीक है। क्वेश्चन में आउटर कॉलम में दिख रहा है 30,000, यहाँ पे आउटर कॉलम में दिख रहा है 25,000। तो 30,000 और 25,000 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5,000 रुपए का, और असेट की वैल्यू कम हो गई है, तो ये हमारे लिए क्या है? लॉस है। ये जो शॉर्टकट बताया हूं, ये आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है, कोई भी सिनेरियो में जाओ। आउटर कॉलम को आउटर कॉलम से कंपेयर करने का और चेक करने का कि कितने का लॉस हुआ है या कितने का फायदा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग चलते हैं और रिकॉर्ड करते हैं आरडीडी 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जंप करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2, बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली। टेकन ओवर का मतलब है विथड्रॉन। टेकन ओवर को अंडरलाइन कर लो और वहां पे लिख लो विथड्रॉन, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये विथड्रॉन है? ध्यान से सुनो, वहां पे जो नाम दिया हुआ है वो वृषाली है, और वृषाली कौन है? बिजनेस की पार्टनर है, मालिक है, ठीक है। अब जब मालिक बिजनेस में कुछ लाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल एसेट में से बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है या कुछ ले करके आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। इसी तरह जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कुछ ले जाता है फॉर पर्सनल यूज, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग को हम लोग विथड्रॉन वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टुक ओवर, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर
बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर, मतलब ले गई। कौन ले गई? वृषाली, जो बिजनेस का मालिक है, ठीक है। तो मालिक जब कुछ ले जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ड्राइंग। तो वहां पे विद टुक ओवर को अंडरलाइन करके लिख दो, टेकन ओवर को अंडरलाइन करके लिख दो, विद ड्रॉन, मतलब यहाँ पे ड्राइंग्स की एंट्री पास होने वाली है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते कि ड्राइंग्स के अलावा क्या क्या हो सकता है। एडजस्टमेंट हमने पूरा नहीं रीड किया था। बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है सर। बिल रिसीवेबल वृषाली लेकर के जा रही है, बिल रिसीवेबल का अमाउंट चेक करना 12,000। अगर एडजस्टमेंट ऐसा होता, बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली, कहानी खत्म, आगे वो 10% डिस्काउंट नहीं होता तो मैं आपको बताता कि क्या होता। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर वो एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% नहीं होता तो क्या होता, और डिस्काउंट आ गया है तो क्या होगा। मैं दोनों सिनेरियो सॉल्व करता हूं। पहले वो डिस्काउंट हटा देते हैं, हम लोग जाते हैं और बोलते हैं एक असेट था जिसका नाम था बिल रिसीवेबल, जिसकी वैल्यू थी 12,000। अब ये एडजस्टमेंट को रीड करने के बाद पता चला वृषाली इसको ले गई। ले गई तो क्या ये बिजनेस में है? नहीं है, तो ये बिजनेस में अब नहीं रहा, तो इसको माइनस कर देते हैं। टेकन ओवर बाय वृषाली, 12,000 का पूरा प्रॉपर्टी ले गई, आउटर कॉलम में नील हो जाता, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट, इसका सेकंड इफेक्ट वृषाली के अकाउंट में आता, क्योंकि ये कौन लेकर के जा रहा है? वृषाली। अब वृषाली अकाउंट किधर है सर? तो वृषाली अकाउंट इधर मिलेगा, क्योंकि वृषाली क्या है? हमारे बिजनेस की पार्टनर है, तो वृषाली अकाउंट इधर मिलेगा। अब प्रॉब्लम डेबिट में रिकॉर्ड करने का कि क्रेडिट में रिकॉर्ड करने का, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, कैपिटल एंड ड्राइंग एक दूसरे का ऑपोजिट है। ऑपोजिट है, ऑपोजिट का मतलब क्या? कैपिटल का मतलब होता है पैसा लेकर के आना बिजनेस में, ड्राइंग का मतलब होता है पैसा लेकर के जाना बिजनेस से, तो दे आर बोथ ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक। कैपिटल किधर होता है? लायबिलिटी में होता है कि एसेट में होता है? किसी को कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन में चेक करना, कैपिटल लायबिलिटी साइड में दिया हुआ और कैपिटल हमेशा लायबिलिटी में होता है, ठीक है सर। कैपिटल लायबिलिटी में होता है, ठीक। मैंने आप लोगों को बताया था कि लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अगर ये क्रेडिट तो ये क्या होगा? डेबिट, ठीक है। तो ड्राइंग्स जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा या वो क्रेडिट में जाएगा? तो ड्राइंग की जगह हमेशा डेबिट होती है। कैपिटल हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखते थे पहली लाइन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो कैपिटल बीइंग अ लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखता है। कैपिटल का उल्टा ड्राइंग होता है, और ड्राइंग कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट बैलेंस रखता है, ठीक है। ये सब जो मैं तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूं ना, ये सब ज्ञान आप लोग को फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। जब भी आपका रट्टाफिकेशन फेल हो जाता है तो ये सारी चीजें दिमाग में रह जाती है कि अच्छा ये ऐसे लॉजिक वर्क करता है कि कैपिटल लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखता है। तो ड्राइंग कैपिटल का उल्टा होता है, तो ड्राइंग कौन सा बैलेंस रखेगा? डेबिट बैलेंस रखेगा, ठीक है। रट्टाफिकेशन अपनी जगह पे वो काम करेगा, लेकिन कभी कभी रट्टाफिकेशन भूल जाते हैं हम लोग, तो लॉजिक को दिमाग में हमेशा रखने का आपका बेस काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, अकाउंट्स काफी ज्यादा वास्ट है, आपको अभी आगे बहुत सारा चीजें पढ़ना है। तो अगर आप अभी से रट्टाफिकेशन करोगे ना तो आगे के लेवल्स पे आपको भारी पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे किसी का मैथ्स कमजोर होगा तो उसको पता होगा मैथ्स कमजोर होने की वजह क्या है, कि उसका कैलकुलेशन वीक है। और कैलकुलेशन किधर बनाया जाता था पता है? वो 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में बनाया जाता था। वो टाइम पे कैलकुलेशन आपने बराबर नहीं किया, या वो टाइम पे आपने इक्वेशंस पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आपके 9th 10th का मैथ्स वीक रह गया, ठीक।
अगर आप 12th में भी कोशिश करोगे फुल रट्टाफिकेशन मारने की, 12th इजीली पास हो जाओगे। 12th में ज्यादा वैरायटी नहीं है, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर, लिमिटेड नंबर ऑफ सम, ज्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलेगा। रट्टा मार के मस्त मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे कितना रट्टा मारोगे, ठीक, नंबर ऑफ लेसन इंक्रीजेस। आपको एक एक साल में 13th में, 14th में, 15th में, अगर आप प्रॉपर अकाउंट्स के फील्ड में जाओगे तो एक एक साल में आपको 6 अकाउंट्स से डील करना पड़ेगा। 6 अकाउंट के सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट में 4 लेसन होंगे। तो हाउ विल यू फेस, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन अपनी साइड पे, ट्राई टू गो टू द लॉजिक कि लॉजिक क्या बोलना चाह रहा है, ठीक। वैसे काम करोगे तो आपको कभी रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कंक्लूड करने के लिए कि ये जो है, ये वाला पार्ट सिंपल था। टेकन ओवर मतलब असेट गया, असेट गया तो माइनस कर दो, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट, तो सेकंड इफेक्ट भी सिंपल है। कौन ले गया? रोशाली। रोशाली कौन? पार्टनर। पार्टनर तो किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। दिक्कत, पार्टनर कैपिटल में डेबिट भी है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट भी है। एंट्री इधर पास करना है या एंट्री इधर पास करना है, तो यहां पर आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सिचुएशन था, ये ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स। पार्टनर ने बिजनेस से कुछ ले गया और बिजनेस से जब कुछ ले जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कैपिटल का। कैपिटल मतलब धंधे में कुछ लाना, ड्राइंग का मतलब होता है धंधे से कुछ ले जाना। कैपिटल आपको हमेशा याद है कि लायबिलिटी साइड में लिखता है, और मैंने आपको बोला है कि लायबिलिटी के बाजू में हमेशा CR लिख लेना क्वेश्चन के अंदर, आंसर वाले इसमें नहीं, क्वेश्चन में। तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखता है, तो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रखता है। अगर कैपिटल क्रेडिट है और ड्राइंग उसका ऑपोजिट है, तो ड्राइंग कौन सा बैलेंस रखेगा? डेबिट बैलेंस रखेगा, ठीक है। तो आप लोग उसका सेकंड इफेक्ट पास करते हैं और यहां पर जाएंगे और हम लोग लिखेंगे बाय। अब वोशाली नहीं लिखना, पार्टनर्स के अकाउंट में पार्टनर्स का नाम नहीं आ सकता, तो हम लोग लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल। 12,000 सम ऐसा होता, ठीक है। अगर वो पीछे जो डिस्काउंट वर्ड दिया हुआ ना, डिस्काउंट नहीं होता तो जिंदगी बहुत आसान होती। यहां पे हम लोग लिखते गया, 12,000 का सेट गया और 12,000 का सेकंड इफेक्ट डाल देते हैं, यहां पे कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वहां पे लिखा कि एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वृषाली बिल रिसीवेबल लेके तो जा रही है, लेकिन 10% कम पे ले जा रही है। कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता 10% कम पे ले जा रही है? 10% ज्यादा पे भी तो लेके जा सकती थी, कैसे पता चला वो सेंटेंस में? तो बच्चा, डिस्काउंट का मतलब हमेशा होता है माइनस करना, कम करना, ठीक। आप कभी भी दुकान पे जाते हो और सामने वाले भैया से कुछ सामान खरीदते हो और बोलते हो भैया डिस्काउंट दे दो, तो वो बोलता है ठीक है आपके लिए 10 रुपया कम किया। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप 10 रुपया बढ़ा के दोगे, ठीक है। डिस्काउंट जब बोलता है 10 रुपया आपके लिए डिस्काउंट किया, तो इसका ये मतलब नहीं आप 10 रुपया बढ़ा के दोगे, आप हमेशा डिस्काउंट के नाम पे 10 रुपया कम करते हो। तो जैसे ही वहां पे वर्ड डिस्काउंट नजर आता है ना, अपने दिमाग में बत्ती चल जानी चाहिए कि ये असेट को उसके वैल्यू से कम पे ले जा रहा है, मतलब जितनी वैल्यू है उतने पे नहीं ले जा रहा है, उससे कम ले जा रहा है। और कितना कम ले जा रहा है? तो क्वेश्चन ने बताया 10% कम पे ले जा रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग ये एडजस्टमेंट से डील करेंगे तो पहले अपने को वो डिस्काउंट्स को डील करना पड़ेगा। क्या डील करना पड़ेगा अपने को? पहले डिस्काउंट को। तो अब एडजस्टमेंट कैसे होगा मैं वो दिखा रहा हूं, ठीक है। चेंजेस डिस्काउंट की वजह से क्या है? डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस करना, सही है सर, ठीक है। तो ये माइनस के साइन रहने देते हैं, ठीक। और यहां पे लिख देते हैं डिस्काउंट एट द रेट 10%। इसका 10% निकालोगे तो 1200 आएगा, माइनस करेंगे और 10,800 लिख देंगे। कोई बोलेगा सर गलती कर दिए, इसको इनर कॉलम में नहीं लिखना होता है सर, इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा वेट, बिल रिसीवेबल चला गया बिजनेस से, ठीक है। तो आउटर कॉलम में कुछ नहीं आएगा, नील आएगा, नील, ठीक है। आउटर कॉलम में क्या आएगा? नील। तो आप लोग बोलोगे सर कैसे आएगा? तो आई विल शो यू, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक। फिलहाल जो मैंने किया है वो सही है। इनर कॉलम में जब भी आपको डिस्काउंट दिखेगा और उसके साथ कुछ बोला रहेगा तो माइनस करके इनर कॉलम में लिखना। कहां पर लिखोगे? इनर कॉलम में। अब
अगर आपने यहाँ पे डिस्काउंट की एक एंट्री पास की हो तो क्या इसका कोई सेकंड इफेक्ट नहीं होगा? होगा, सेकंड इफेक्ट होगा। जब तक आप सेकंड इफेक्ट नहीं पास करते हो आपका सम इनकम्प्लीट रह जाएगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ईच एंड एवरी एंट्री हैज टू इफेक्ट। तो अगर आपने यहाँ डिस्काउंट लिखा है तो इसका दूसरा इफेक्ट होगा। डिस्काउंट का दूसरा इफेक्ट सुनना, जब हमने बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट किया, हमने मतलब बिजनेस ने, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो जब हमने डिस्काउंट किया तो हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ये जो हमारा असेट था, डिस्काउंट करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई या उसकी वैल्यू घट गई? तो सर आपने माइनस लिखा है और आपने उसको रिड्यूस कर दिया है, तो सीधी बात है कि वैल्यू जो है वो गिर गई है। तो जब भी असेट की वैल्यू गिरती है, असेट की वैल्यू क्या होती है? गिरती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं, लॉस। और लॉस को हमेशा कहां रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। और किसके डेबिट में जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे जिसकी वजह से लॉस हुआ है उसका नाम। बिल रिसीवेबल में लॉस हो गया, कितने रुपए का लॉस हो गया सर? तो 1200 रुपए का लॉस हुआ है, तो ये 1200 रुपए। इससे पहले जो मैंने कराया था, मैंने डिस्काउंट को इग्नोर मार के कराया था कि अगर डिस्काउंट नहीं होता तो सम कैसा होता। अब डिस्काउंट आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। पहले तो आप डिस्काउंट के नाम पे असेट को रिड्यूस कर दोगे, जैसे ही असेट गिरेगा आप बोलोगे लॉस हो गया। लॉस हो गया तो उसको कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट पे, ठीक। अब ये जो बचा हुआ वैल्यू है, इस वैल्यू को पुरुषाली लेकर के जाइए। तो अब हम लोग लिखेंगे लेस टेकन ओवर बाय वृषाली। $10,800 आउटर कॉलम में नहीं, 12,000 का आइटम था, ठीक, जिसकी वैल्यू उसने 10% कम करवा दी तो हमने कम कर दिया और टेकन ओवर हो गया, ले गई, ठीक। तो वो कितने में ले गई? 10,800। टेकन ओवर मतलब ड्राइंग पार्टनर्स के कौन सा साइड पे आएगा? डेबिट साइड में। तो यहां पे जो वैल्यू रिकॉर्ड होगी वो वैल्यू होगी 10,800। हम लोग वृषाली के नाम पे कितना रिकॉर्ड करेंगे? 10,800। अगर डिस्काउंट को इग्नोर कर रहे थे तो ये पूरा एक एडजस्टमेंट गायब हो जा रहा था। डिस्काउंट के आने की वजह से पहले डिस्काउंट को लेस करने का, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, लॉस है, डेबिट में रिकॉर्ड करने का, और बची हुई वैल्यू को कौन लेकर के जा रही है? वृषाली। तो वृषाली ले गई तो वृषाली के डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ये एडजस्टमेंट कंक्लूड हो गया। एक बार देख लेना, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे मैसेज करना, मैं